हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 में फिजिक्स के गॉस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। जिसका पहला अनुप्रयोग है अनंत रेखीय आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए इसे बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि एल लंबाई का कोई तार है जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया हो। तो यहाँ पे इस तार में कौन सा आवेश दिया गया है? प्लस क्यू आवेश दिया गया है। और इसके बाद मान लेते हैं कि एल से जो है इस तार जो दिया गया है जिसकी लंबाई एल है, तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या होगा? पी होगा। मान लेते हैं बिंदु क्या है? पी। इसी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ई वेक्टर मान लेते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि गॉस का नियम जो होता है केवल बंद पृष्ठों पर लागू होता है। तो ये तो खुले में तार रखी हुई है, तो हम इस पर किसी काल्पनिक पृष्ठ की कल्पना करना पड़ेगा हमें। तो मान लेते हैं कोई काल्पनिक पृष्ठ बेलनाकार होगा, क्योंकि तार जो है लंबा है, तो इसलिए बंद पृष्ठ यहाँ पर बेलनाकार ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने मान लिया है ये जो है बेलनाकार पृष्ठ से घिरा हुआ है ये तार, और यहाँ पर एक कोई अल्प क्षेत्रफल मान लेते हैं डीए वेक्टर है, जो जिसकी दिशा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तरफ ही, यानी कि एक ही दिशा में दोनों डीए वेक्टर तथा ई। तो हमने जो पहले चित्र बनाया है इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा। सबसे पहले हमने माना एल लंबाई का एक तार है। आपको लैंग्वेज रखनी नहीं है, चित्र से ही आपको लिखना है। माना क्या था? एक एल लंबाई का एक तार है जिसे कौन सा आवेश दिया गया? प्लस क्यू आवेश दिया गया है। जिसे प्लस क्यू आवेश दिया गया है, तथा उसके बाद क्या है? इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, तथा तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई है। जिस पर वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता ई है। वेक्टर ये दिशा दर्शाने के लिए सदिश निरूपण लिखा गया है, तो आप ई लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। ई वेक्टर चाहे कर दो, ई वेक्टर है अल्प भाग का है, क्या है यहाँ पे? अल्प भाग या अल्प भाग है या अल्प क्षेत्र? अल्प भाग डीए वेक्टर है। इतना जो है इसमें खुद दिया हुआ है और इसे लिखा हमने चित्र के माध्यम से, कोई अपनी। तो अब हम यहाँ पे गॉस की प्रमेय लगाने वाले हैं। गॉस की प्रमेय के अनुसार इस जो तार पर है संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स है उसे हम फाई से प्रदर्शित करते हैं, फाई ई से। लेकिन जब संपूर्ण की बात करता है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन लगता है। इज इक्वल टू क्या होता है? समाकलन ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर। हमने पिछली वीडियो में कॉस का नियम पढ़ाया है, जिसने ना देखी हो अभी तक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आपको समझ में आएगा ये ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर कहाँ से आता है। ये गॉस की प्रमेय से आता है। तो हम जानते हैं फाई ई इज इक्वल टू, ये समाकलन इधर लगाएं या न लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इधर लगना जरूरी है क्योंकि संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स इधर की बात हो रही है। तो इसमें जो जब डाट हटता है, पिछली वीडियो में बताया था, जब डाट हटता है तो यहाँ पे ईडीए डाट क्या हटता है? ये जो वेक्टर हटते हैं, यहाँ पर जो वेक्टर होता है, वेक्टर से जब हटाते हैं तो यहाँ पर क्या लगता है? कॉस थीटा लगता है, कॉस थीटा। तो फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए। यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्प क्षेत्रफल डीए वेक्टर दोनों एक ही दिशा में है। एक ही दिशा में होने का मतलब दोनों समांतर है। समांतर होंगे तो इन दोनों के बीच का कोण जो होता है कितने का बनेगा? 0 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा इज इक्वल टू 0। हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई
डी ए, कॉस जीरो की वैल्यू 1 हुई, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई डी ए ही आ जाएगा। अब हम जानते हैं फाई ई क्या है, कांस्टेंट है, तो ई क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या, डी ए। तो फाई ई इज इक्वल टू ई, समाकलन अगर लिखा हो समाकलन डी एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स, तो इसका क्या होता है एक्स, समाकलन डी वाई लिखा हो तो क्या होता है वाई। तो इसी प्रकार समाकलन क्या लिखा है डी ए, तो इसका क्या होगा, ए होगा, ए बाहर आ जाएगा वैसे, तो हो जाएगा ई इंटू ए। अब फाई ई इज इक्वल टू ई, ए यहाँ पे है क्या, ए है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यहाँ पे जो हमने पृष्ठ माना है वो बेलनाकार है, तो बेलन का जो क्षेत्रफल होता है, बेलन का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच। लेकिन एच क्या होती है, ऊंचाई, लेकिन हमने अभी तार की ऊंचाई कितनी थी, तार एल थी ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल, ऊंचाई की जगह जो एच था वहाँ पर एल हो जाएगा, क्योंकि एल लंबाई का तार था, बेलन की ऊंचाई भी कितनी होगी एल, तो ये क्या हो जाएगी ए की वैल्यू। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए की जब क्या रखेंगे 2 पाई आर एल रखेंगे। अब फाई ई जो होता है गॉस की प्रमेय से फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, तो फाई ई की जब रखेंगे क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आया आपको पता होना चाहिए, फाई ई से आया, गॉस की प्रमेय कहती है। अब हम जानते हैं एक बात और, क्या, जो रेखीय आवेश घनत्व होता है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जिसे हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा बराबर क्या होता है क्यू बाई एल, लेमडा बराबर क्या होता है क्यू बाई एल होता है। तो इससे अगर क्यू यानी आवेश की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल बराबर हो जाएगा क्यू। तो क्यू की जगह पे हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। अब एल चाहे ये इधर लाओगे तो डिवाइड में आएगा, चाहे इसे ले जाओ डिवाइड में, यानी कि एल से एल ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लेमडा अपान 2 पाई आर, इधर मल्टीप्लाई में सब आएगा, अपान 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई, लेमडा अपान 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया ई। इसी को चाहे इस प्रकार से लिखते हैं, इसे लिख सकते हैं 1 अपान एप्सिलॉन नॉट, या फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसी के साथ कर दें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लेमडा अपान आर, चाहे इसे इस तरीके से लिख दें, दोनों तरीके सही है।